सो कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस वन कि हमने देखा कि ऑन मैच्योरिटी बिल ऑनर हो जा रहा है हमारा वहां पे, जो हमने अभी तक देखा। ठीक है, सो इट्स अ गुड सिचुएशन कि हर वक्त पैसे मिल जा रहे, बट दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, सो वी आर कमिंग टू द अदर वन दैट इज और, यानी क्या, तो पैसा मिल जाएगा और ऑन मैच्योरिटी द बिल has been dishonored or not met, कि बिल या तो डिसऑनर हो गया है या उन्होंने पैसे नहीं दिए, मतलब जो ड्रॉई है उसने पैसे नहीं दिए, यानी यहां पे कौन है, बी। नाउ लेट्स कम बैक टू द सेम सिचुएशन जो हम पहले थे, कि अब हमें सब में एक एक बार जाके सिचुएशन को डील करना है। पर इससे पहले एक स्टोरी को समझते हैं कि भाई वो बंदा जो है वो मना कर दे रहा है कि भाई पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका कोई प्रूफ है क्या हमारे पास? इसका प्रूफ है, प्रूफ इन ए सेंस कि भाई उसने मना किया, इस बात का कोई प्रूफ तो है नहीं हमारे पास। तो जो भी जाएगा, जो भी, क्योंकि इन सिचुएशंस में अलग अलग लोग जाते हैं, तो जो भी जाएगा वो एक प्रूफ क्रिएट करने के लिए या लीगल एविडेंस क्रिएट करने के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाता है। नोटरी पब्लिक का बेसिकली क्या है, वो एडवोकेट्स है जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि वो स्टैंप लगा के नोट करके अगर दे दें तो हमारे लिए वो एक वैलिड प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि भाई हमारा बिल रिफ्यूज हुआ। तो प्रोसेस क्या है कि हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए इस पे साइन कर दो, तो वो क्या करता है, वो वापस जाता है बी के पास जो नोटरी पब्लिक है, और बी अगर मना कर दे इस बार पैसे देने के लिए तो वो अपना लिख देता है कि भाई द बिल हैज बीन रिफ्यूज्ड, और स्टैंप लगा के नोट करके आपको दे देता है। तो इस बात के वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेता है, राइट। तो वो जो नॉमिनल चार्जेस लेता है उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। नाउ noting charges are basically charges paid to get the bill noted for legal evidence। ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंट के लिए तो क्या है कि हमें खर्चा देना पड़ा तो हम खर्चे की एंट्री करेंगे। तो व्हाट इज द एंट्री? एंट्री इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नोटिंग चार्जेस टू कैश करेंगे ना, हमारा खर्च है, राइट, नॉर्मल जर्नल एंट्री। बट कहानी ये नहीं है कि बैड डेट हो गया मेरा पैसा। मेरा बिल की डेट पे अगर वो बंदा पैसा नहीं देता है तो मेरा बिल खत्म हो रहा है, मेरी डीलिंग खत्म नहीं हो गई, राइट। यानी कि मैं उससे पैसे तो लूंगा, हाँ, वो बिल के ड्यू डेट पे नहीं दे रहा तो बिल की कोई वैलिडिटी नहीं बची, क्योंकि बिल के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम होगा तो बिल है, अदरवाइज बिल की वो कोई वैलिडिटी नहीं बची जब उसने बिल के टाइम पे पैसा नहीं दिया। तो अल्टीमेटली ये जो खर्च है मैं उससे रिकवर करूंगा ना, मेरे टर्म्स थोड़ी खत्म हो गए। तो आई विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम हिम। सो इफ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस, व्हाट इज द सेकंड एंट्री? माय सेकंड एंट्री इज जो भी ड्रॉई है जो कि मैं यहाँ बी लेके चल रहा हूं, बी अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, कि भैया ये खर्चा मैं तुमसे लूंगा, मैंने खर्चा पहले डेबिट किया था, अब मैं खर्चा खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे बी से लेना। आई विल मेक बी डेटर फॉर दिस मच अमाउंट, कि जो भी नोटिंग चार्जेस मैंने पे किए उतना तो मैं तुमसे वापस लूंगा, राइट। सो इन दिस केस इफ यू कंबाइन दिस, अगर तुम इसे कंबाइन कर देते हो तो क्या एंट्री बनती है कि सीधी सीधी बात है कि भाई ये जो नोटिंग का खर्चा है बी के चक्कर में हुआ है, तो तुम्हारा ये नोटिंग चार्जेस में ये तो कैंसल आउट हो गया, क्योंकि नोटिंग चार्जेस पहली एंट्री में डेबिट, दूसरे में क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या बची? बी टू कैश, कि भाई अल्टीमेटली मुझे पैसा बी से लेना है तो सीधा बी को डेबिट करो, और कैश तुम्हारी जेब से गया है, कैश को क्रेडिट करो। सो दिस इज अ एंट्री जो कि नोटिंग चार्जेस की आपको पास करनी है। जो बंदा पे करेगा वो अपने पिछले वाले को यहां डालेगा। नॉर्मली मैं ए की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि अगर ए गया हो तो वो क्या एंट्री करेगा, राइट। सो दिस एंट्री हैज टू बी मर्ज्ड विद द डिसऑनर एंट्री। आई विल शो यू हाउ, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि नोटिंग चार्जेस का क्या मतलब है। और नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली हम रिकवर करते हैं जो सामने वाला है जिसने हमें बिल पकड़ाया था, राइट।
सो नाउ लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन कि हमने ए ने बिल होल्ड कर रखा है लास्ट तक, अब बिल हो जाता है डिसऑनर, तो ए क्या करेगा? व्हाट इज द प्रोसेस? ए सबसे पहले जाएगा नोटिंग वाले के पास, नोटिंग करवाएगा, राइट? नोटिंग के खर्चे देगा, मतलब ए गया होगा उसके पास पैसे लेने के लिए, ए को पैसे दिए नहीं, ए ने करवाई नोटिंग, और फिर नोटिंग करके उसे इन्फॉर्म कर दिया भाई इतने पैसे तेरे बाकी हैं, तो उस बात की हमें एंट्री करनी है। ऑन एवरी डिसऑनर, एवरी मतलब कोई भी सिचुएशन, द ड्रॉई बिकम द डेटर अगेन, क्योंकि जब बिल बना था तो क्या हुआ था, वो डेटर से हटके बिल्स रिसीवेबल बन गया था, और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एक ट्रुथ हरदम है कि जो ड्रॉई है वो वापस से डेटर बनेगा हर बार, ठीक है? तो सबसे पहले ही बिकम्स योर डेटर, सो बीज अकाउंट डेबिट होगा एक, तो टू बिल्स रिसीवेबल जो आपने पकड़ रखा था वो खत्म, चेंज ऑफ स्टेटस हो गया ना वापस से, जो बिल्स रिसीवेबल आपने पकड़ रखा उसकी कोई वैलिडिटी तो बची नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल खत्म और वापस से बी डेटर बन गया। बी डेटर होना स्टैटिक है क्योंकि हर बार बिल आपके पास हो नहीं रहा है, बिल किसी और के पास हो सकता है, तो इस सिचुएशन में बिल आपके पास था तो बिल आपका हो गया है खत्म, राइट? तो बेसिक एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? और इसके साथ जो बी टू कैश वाली ये एंट्री है ये यहां पे मर्ज होगी, ये एंट्री यहां पे मर्ज होगी क्योंकि हमने नोटिंग पे किया है, तो हम करेंगे पूरी एंट्री बी टू बी आर टू कैश, दिस कैश इज फॉर नोटिंग चार्जेस। अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस गिवन हो, देयर कुड बी सिचुएशन व्हेन देयर इज नो नोटिंग चार्जेस इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो वो अवॉइड कर देंगे, सिर्फ एंट्री रखेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो बी को तो डेबिट होना ही होना है क्योंकि डिसऑनर मतलब उसने जब मना कर दिया तो बी अगेन बिकम योर डेटर, तो बी अकाउंट होगा आपका डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बिकॉज बिल्स रिसीवेबल इज गॉन, एंड टू कैश बिकॉज आपने नोटिंग के पैसे दिए। एज फार एज बी इज कंसर्न, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा जब ये चीजें नोट हो जाएंगी? जब ये चीजें नोट हो जाएंगी तो वो एंट्री पास करेगा कि भाई ए को वापस पैसे देने, तो ए अकाउंट डेबिट करो, नोटिंग चार्जेस डेबिट करो क्योंकि ये खर्चा इसी का है और किसी का नहीं है। जो नोटिंग चार्जेस है दैट वर्ड वोंट कम इन एनी अकाउंट एक्सेप्ट बी, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ बी एंड नन ऑफ देम, जो बाकी है उनमें से किसी का खर्चा नहीं है सिवाय बी के। सो ही हैज टू पे नोटिंग चार्जेस टू, आई एम रियली सॉरी, ऊपर बिल्स पेएबल आएगा क्योंकि द बिल्स पेएबल इज ओवर नाउ। एक तो बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई, बिल्स पेएबल एज ए लायबिलिटी इज ओवर, नोटिंग चार्जेस उसे पे करने हैं और ए जो है वापस से क्रेडिटर बन गया। समझ में आ रही है बात? बी के लिए क्या सिचुएशन है? जो बिल्स पेएबल है फॉर द टाइम बिंग खत्म हो गया क्योंकि डेट के हिसाब से उस पर काम हुआ नहीं है, वह खुद ही ने नहीं किया है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा उसे देना पड़ेगा, राइट? तो ये दोनों मिला के अब ए को उसे पे करना है, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सिचुएशन, बिल डिस्काउंटिंग। यहां स्टोरी में आना पड़ेगा कि कौन गया था पैसे लेने। हर बार जब आओगे किसी कॉलम में तो आपको जब मैच्योरिटी डेट होगी तो अपने आप से सवाल करना होगा कि कौन गया पैसे लेने। तो इस केस में पैसे लेने कौन गया? इस केस में पैसे लेने बैंक गया, बैंक गया पैसे लेने, मांगे बी से, बी ने नहीं दिया, मतलब बिल्स पेबल दिखाया उसने, बिल्स रिसीवेबल अपना, तो बी ने पेमेंट नहीं करी। तो बैंक वेट नहीं करता, बैंक नोटिंग करवाएगा, बिल और नोटिंग दोनों के पैसे एक ही अकाउंट से तुरंत निकाल लेगा, क्योंकि बैंक अपना पैसा नहीं खोने वाला, बैंक को अपने ड्यू डेट पे पैसे चाहिए ही चाहिए। तो बी अगर बाई चांस मना करेगा तो ए के अकाउंट से तुरंत निकाल लेंगे वो, और दोनों पैसे इकट्ठे निकाल लेंगे, फुल अमाउंट ऑफ द बिल, क्योंकि डिस्काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंटिंग तो 3 महीने के लिए था, अब तो वापस पूरे फुल बिल, वो जब बी से पैसा लेने गया तो पूरा बिल का ही तो पैसा लेने गया था, तो बिल का जो टोटल अमाउंट है प्लस जो डिस्काउंटिंग प्लस जो तुम्हारी नोटिंग चार्जेस है, ये दोनों वो उसके अकाउंट से तुरंत निकाल लेता है। तो अब एक ही क्या सिचुएशन है,
कि भाई बी ने डिसऑनर कर दिया, तो मैंने अभी कहा डिसऑनर में एक चीज पक्की है कि ड्रॉई वापस बिकम द डेटर, ड्रॉई को वापस डेटर बनना ही बनना है। तो बी अकाउंट डेबिट होगा एंड टू बैंक, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए बैंक ने, और ये एंट्री विद नोटिंग चार्जेस होगी, ये जो टोटल एंट्री है, क्योंकि बैंक से मेरे दोनों पैसे निकले, अमाउंट ऑफ बिल भी और अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस भी। तो जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो दोनों अमाउंट से हो रहा है, तो बी अकाउंट भी दोनों अमाउंट से डेबिट होगा, यानी कि अब ही वाज बी माय डेटर फॉर द बिल अमाउंट प्लस द नोटिंग। बी की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, अब डिसऑनर का वे कोई भी हो, बीज एंट्री रिमेन्स द सेम, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ए को जवाब देना है। So his entry remains as bills payable account debit, noting charges account debit to A, because he is ultimately liable to A, none of other parties. Next is it is endorsed to C. अब अगर endorse किया हुआ है C को, तो कौन गया होगा यहाँ पैसे लेने? फिर से वही सवाल आता है कि कौन गया पैसे लेने? तो C गया पैसे लेने, C को पैसे नहीं मिले, तो अगर C को पैसे नहीं मिले तो C क्या किसकी गर्दन पकड़ेगा? C A को पकड़ेगा ना। तो C सबसे पहले करवाएगा नोटिंग, और फिर C A को कहेगा भाई मेरे पैसे नहीं मिले, और उसे वापस बनाएगा डेटर। तो C क्या एंट्री पास करेगा? C करेगा A's अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर तुम्हारा टू बिल्स रिसीवेबल जो उसने A ने दिया था वो इसका खत्म हो गया, एंड टू कैश फॉर द नोटिंग चार्जेस अगर इसने पे किया। समझ में आ रही है बात? कि सी गया होगा, उसने नोटिंग करवाई जब पैसे नहीं मिले, और ए से मांगा पैसा, उसका बिल्स रिसीवेबल खराब हो गया जो ए ने दिया था, तो उसने ए को वापस बनाया डेटर, बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, और टू कैश बिकॉज उसने नोटिंग के पैसे दिए होंगे वो रिकवर ए से ही करेगा, जो भी नोटिंग का पैसा देगा अपने पीछे वाले से रिकवर करेगा। अब बी को तो अल्टीमेटली देना ही है, तो वो अपने अकाउंट में जो नोटिंग वर्ड आता है नोटिंग चार्जेस, वो सिर्फ बी के अकाउंट में आएगा और किसी अकाउंट में नहीं आएगा। अब ये तो इसके पास पहुंच गया, ए किसे पकड़ेगा? ए बी को पकड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? ए क्रेडिटर बन जा रहा है वापस, और सी डेटर बन जा रहा है वापस। तो अगेन ऑन डिसऑनर जो ड्रॉई है वो तो डेटर बनेगा ही बनेगा, उसका कुछ कर ही नहीं सकते हो, कि बी अगेन बिकम द डेटर एंड सी अगेन बिकम द क्रेडिटर। बी डेटर बनेगा और सी क्रेडिटर बनेगा, और कौन सी अमाउंट के लिए बनेगा? बोथ द अमाउंट, दैट इज दिस शुड बी विद नोटिंग चार्जेस, क्योंकि सी जो हमसे पैसे मांग रहा है वो बिल प्लस नोटिंग के मांग रहा है, तो हम बी से कितना मांगेंगे? हम भी बी से उतना ही मांगेंगे, बिल प्लस नोटिंग, राइट। सो दैट इज बी टू सी, बिकॉज ये बीच में खड़ा है इन दोनों के, सी इससे मांग रहा है, ये बी से मांगेगा, तो सी अगेन सी बिकम्स द क्रेडिटर एंड बी बिकम्स द डेटर। तो डेटर तो उसे बनना ही है, दैट इज द ट्रूथ। ये हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ऑन डिसऑनर द ड्रॉई बिकम्स द डेटर, ये हर बार हो रहा है ना, और यहां पर भी होगा। समझ में आ रही है बात? बी की एंट्री स्टैटिक है, चाहे वे कोई भी हो, तो इसकी एंट्री वही रहती है, बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए, क्योंकि ही इज लायबल टू ए ओनली। बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, तो कौन गया होगा पैसे लेने? बैंक गया होगा पैसे लेने, बैंक को पैसे मिले नहीं, बैंक क्या करेगा? बैंक नोटिंग करवाएगा, नोटिंग के पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा और आपका बिल आपको पकड़ा देगा, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग नहीं है, ये कलेक्शन है, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है इस सिचुएशन में? बैंक इज गोइंग टू द पार्टी, एंड जब नहीं हुआ उसने नोटिंग करवाया, नोटिंग उसके अकाउंट से निकाल लिया, राइट, और बिल आपको पकड़ा दिया। तो बेसिकली बी अगेन बिकम योर डेटर, तो बी को तो डेबिट होना ही है। एक एसेट क्रिएट किया था आपने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो खत्म। बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो एसेट क्रिएट किया था इससे पहले आपने, वो खत्म। एंड टू बिल्स रिसीवेबल, सॉरी टू बैंक, क्योंकि इस बार नोटिंग चार्जेस आपके बैंक से कटी है, कि अगर कोई नोटिंग चार्जेस इस केस में कटी है तो वो कहां से कटी है? वो बैंक से कटी है, तो बैंक हमारा अकाउंट इन्वॉल्व होगा फॉर नोटिंग चार्जेस।
बी की एंट्री फिर सेम रहनी है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वे है, अल्टीमेटली ही हैज टू पे टू ए, सो द एंट्री रिमेन सेम, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए. सो इट्स अबाउट द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को समझना होता है. आपको एग्जाम में किसी एक कॉलम में घुसना है, सारे कॉलम में नहीं घुसना है एक बार में. मैंने हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 3 सिचुएशन भी हो, बट एक बार में तो एक ही कॉलम में आना है आपको. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ स्टोरी. स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है. स्क्रीनशॉट लो. So illustration 14, when the bill is sent for collection on 1st October 2018, X अरे वो sells. ब्रैकेट्स नहीं पढ़ने होते, वो मेरे हमारे काम के है नहीं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं. अभी फिलहाल हमारे को ये समझना है कि ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या करता है. ये कहता है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, राइट, बट हम करेंगे हाँ. दोनों की बुक्स में, एक्स एंड वाई दोनों की बुक्स में करते हैं. ठीक है, ओके सर. तो बेसिकली इलस्ट्रेशन हम 14 पे हैं, एंड आई एम ड्राइंग इट इन अ रफ स्टाइल थोड़ा सा. ठीक है, ओके सर. और तुम लोग को प्रॉपर जर्नल बनाने या ध्यान रखना, यू कैन डू इट दिस वे. वैसे तो मैंने बना ही लिया यार, व्हाई शुड आई. सर हम पैरेलल बनाए जर्नल या फिर ऊपर नीचे? पैरेलल बनाओ तो आसान है मेरे हिसाब से. तो अच्छा. ओके. पैरेलल होने से क्या है कि तुम्हारे पास जगह का जो स्पेस कांस्टेंट है वो हट जाता है. अरे स्पेस अनलिमिटेड है ना फिर नीचे. अब पहले से प्रेज्यूम करके तुमने कुछ बना दिया, अब उसके बाद एंट्रीज और आ गई तो क्या करोगे. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. यस सर. Right, so I've drawn them Yes. roughly. That's basically X's journal and that's Y's journal. ठीक है. Now डेट के साथ मुझे ट्रांजैक्शन धीरे धीरे पढ़ के बता, हम डेट के साथ ही मूव करेंगे. बताओ पहला क्या है. On 1st October 2018, X sells goods to Y for rupees 25,000 plus IGST at the rate We 18%. can avoid IGST, 5 बार बोल दिया, छोड़ दो, सब नहीं पढ़ना है. तो फिलहाल अभी हम सेल कर रहे हैं ना, तो द एंट्रीज वाई टू सेल, सेल कितने की हो गई, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या अमाउंट है 29,500. So let's keep it that, don't add GST to this. ठीक है, and for this guy that is 2018. सर एक सेकंड सर 25,000 आएगा सर यहाँ पे. क्यों, तुम सीधा आंसर ही देखते हो क्या यार, मतलब एकदम ईमानदारी नाम की कोई खेल ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में. तुमसे क्वेश्चन पढ़ने को कह रहा हूँ, आंसर मैं कर रहा हूँ, फिर भी तुमको आंसर देखना. तुमसे पूछ थोड़ी रहा हूँ यहाँ पे. October 1, for him it's X's account debit, sorry, purchases account debit to X. Purchases account debit to X for the same value. अब आगे पढ़ो क्या है. सर मैं ही पढ़ूं. तो और क्या. And draws, sir, 18%, and draws two bills of exchange on him. The first for rupees 15,000 for 2 months and second for the balance for 3 months. तो पहला बिल बनाया उसने इसी डेट पे सब, तो वो अपनी नरेशन लिख के से खत्म करना. ये एक एंट्री हो चुकी है हमारी, राइट. इसके बाद है हमारा सेम डेट पे ही हमने बिल ड्रॉ किए, तो हम इसे BR1 अकाउंट डेबिट एंड BR2 अकाउंट डेबिट के नाम से कर सकते हैं. दैट इज BR2 अकाउंट डेबिट टू वाइज. ठीक है, वाइज अकाउंट या वाई. तो अब कितने का बिल बनाया पहला, So 15,000. 15,000 का पहला है, तो दूसरा 10,000 का हो गया. Yes sir. ठीक है, so basically it's 25,000, right? Yes sir. Now that's done for this. अब इसके सेम वो जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो लिखेगा bills payable. So excess account debit to bills payable 1 to bills payable 2, and that's 25,000, 15 and
10। बात समझ में आ रही है? तो एक और ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अगला क्या है? Y accepts and returns these bills to X. Both the bills are sent to the bank for collection. तो दोनों बिल हमने सेंड कर दिया कलेक्शन पे, राइट? तो यहाँ पे 2 बार कौन सी डेट पे? सेम डेट ही चल रही है अभी भी। सो बिल Yes, सेंड sir. फॉर कलेक्शन डेबिट, इसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन 1 डेबिट, 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन 2 डेबिट करके 2 बिल्स रिसीवेबल 1 एंड 2 करोगे, या यू मे पुट इट ऑन अ सिंगल टर्म ओनली, एक साथ भी रख सकते हो इसको, 2 3 करने की जरूरत नहीं है, दैट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और फुल वैल्यूज लिखनी है, अब मैंने फुल फॉर्म लिखना है, 2 बिल्स रिसीवेबल 1, 2 बिल्स रिसीवेबल 2। तो ये हो गया 25,000 का बिल जो है हमने वो भेज दिया बैंक में, राइट, कलेक्शन के लिए। अब आगे क्या है? और इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके एंट्रीज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इस बात का, राइट? फिर क्या है आगे? Both the bills are sent to the bank for हो collection गया आगे? in due course. X receives the information from the bank that the bill for rupees 15,000 has been duly met and the bill has been dishonored. तो ये जो पहला बिल था ये कितने महीने का था? ये 2 महीने का था ना? Yes, sir. और दूसरा वाला बिल वो 3 कितने महीने का टाइम का? वो 3 महीने का था। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि पहले वाले का पैसा तो मिल गया, दूसरे वाले का बाद में मिला, तो सीक्वेंस ऑफ डेट क्या होगी? पहले तो पहले वाला बिल को पकड़ते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे आ गया, दिसंबर 4 पे पहले बिल का पैसा मिल गया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, दैट इज 15,000। ये पैसा तो मिल गया हमें, और इसी बात की सेम एंट्री दिसंबर 4 को ये करेगा, दैट इज सिंपली ये तो पेमेंट बिल्स पेएबल की करता है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 15,000। तो 15,000 की पेमेंट तो ये हो गई एक बिल की। अब दूसरे बिल का क्या कहते हैं? दूसरे बिल का कहते हैं कि वो डिसऑनर हो गया, यानी कि 10,000 वाले के पैसे नहीं मिले। तो नहीं मिले मतलब क्या हुआ कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे गया हुआ था ना तुम्हारा बिल, तो बैंक गया होगा, उसे पैसे नहीं मिले, उसने नोटिंग करवाई, नोटिंग का पैसा तुम्हारे अकाउंट से काटा। अब नोटिंग कोई दी है कि नहीं दी है इन्होंने? नोटिंग चार्जेस पेड ऑन डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल वाज 500, तो 500 रुपए की नोटिंग दी बैंक ने, 500 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकाले और बिल तुम्हें पकड़ा दिया। तो तुम्हें पास करनी है वो एंट्री कब? 2019 जैन 4 को, है ना? और उस दिन एंट्री पास करोगे, सबसे पहले तो उसे वापस डेटर बनाओगे, व्हेन एवर देयर इज अ डिसऑनर वाइज अकाउंट डेबिट, कि सबसे पहले तो भाई साहब को डेटर बनाओ। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो एसेट बनाया था 10,000 का वो खत्म, एंड 2 बैंक आएगा फॉर नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बैंक डिडक्ट कर रहा था। बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाज फॉर 10,000, 500 was for noting charges, and 10,500 is which is still due from him. तो ये एंट्री हो गई डिसऑनर की। तो आपको एक आखिरी कॉलम पे ही तो जाना पड़ा ना, आप जो यहाँ पे आखिरी कॉलम है वहां आए, आपने पढ़ा बहुत कुछ, पर आप जब एक सिचुएशन में इससे पहले रहते हो तो उसी सिचुएशन वाले कॉलम में तो घूम रहे होते हो। तो इस स्टोरी को समझना होगा कि आपको घूमना कैसे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वो फर्क ही नहीं पड़ता लड़के को। 2019 जैन 4 को इसका वही परमानेंट एंट्री रहनी है, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही पे करेंगे साहब, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, राइट? तो इसकी एंट्री तो स्टार्टिंग रहनी है कि भाई 10,000 का बिल था, 500 रुपए अगले के नोटिंग उधर वाले उसने लगा रखे हैं, तो वो अब 10,500 मांग रहा है। समझ में आ रही है बात? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को समझो कि भाई जब वो यहां से घूम गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, तो तुम्हें उस कॉलम के अकॉर्डिंग काम करना है एंड सो ऑन। तो जर्नल एंट्री पास करने की
में कोई आफत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको जर्नल एंट्री अगर आती है तो ये फ्लो के साथ आप जर्नल एंट्री खुद भी क्रिएट कर सकते हो। आपको बार बार फ्लो को उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि आप जो हमने फॉर्मेट बनाया वही देखोगे तभी आएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में देखना होगा ताकि आप एक फ्लो को समझ पाओ कि कैसे जर्नल एंट्रीज के पीछे भागना है, राइट। सो दिस इज डन, टेक सम होमवर्क। होमवर्क क्या, उसके आगे का सेगमेंट पूरा ही तुम्हारा है, वहां से एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करने हमारे को 13 ऑनवर्ड्स, ठीक है सर। 13 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करो, अगला क्लास में 10 का लॉट चाहिए मुझे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आफ्टर 13। Okay, sir.